आज सभी बच्चे ध्यान देंगे। आज के वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सेकेंड इवेंट्स है फर्टिलाइजेशन, और थर्ड इवेंट्स है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स पाए जाते हैं: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को तो मैंने बता चुका है पिछले वीडियो में। आज हम आप लोगों को फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को बताएंगे। इसका मतलब ये है कि निषेचन से पहले की अवस्था को तो मैंने बता चुका है, फिर निषेचन क्या है और निषेचन के बाद की जो घटनाएं होती हैं उसको कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो हम इन 2 घटनाओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का मतलब होता है सिनगैमी, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर नोन एज fertilization. The result of fertilization, formation of zygote. Zygote is the result of fertilization. Zygote is the result of fertilization. हम ये जानते हैं कभी कभी कुछ एनिमल्स में बिना फर्टिलाइजेशन के भी ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं। अगर हम ये देखें राटीफर, हनी बीज, राटीफर, हनी बीज, सम लिजर्ड एंड टर्की बर्ड्स, छिपकलियों में और एक पक्षी की एक जाति है टर्की, मधुमक्खी, और एक वर्ग है राटीफर। इन जंतुओं में हमने देखा है कि जो फीमेल गैमीट एग या ओवम होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवम डेवलप्स इनटू ऑर्गेनिज्म, डेवलप्स इनटू बेबीज without fertilization. This mechanism is known as parthenogenesis. This mechanism is known as parthenogenesis. अगर हम ये देखें कि फर्टिलाइजेशन वेयर टेक्स प्लेस, तो फर्टिलाइजेशन की घटना दो स्थानों पर होती है। एक तो शरीर के बाहर और दूसरा शरीर के अंदर। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो बाह्य निषेचन है, इन दिस प्रोसेस male and female both delivered their sperms and ovum respectively in the water. Water is necessary in external fertilization. बाह्य निषेचन के लिए जल आवश्यक है और नर और मादा दोनों अपने अपने स्पर्म और ओवम को क्रमशः जल में डिलीवर करते हैं। इसमें हम ये जानना है कि नंबर्स ऑफ स्पर्म आर डिलीवर्ड इन मोर क्वांटिटी। स्पर्म की संख्या बहुत अधिक डिस्चार्ज करना पड़ता है मेल को, क्योंकि कुछ स्पर्म्स विदाउट टेक्स प्लेस फर्टिलाइजेशन leading to
द डिस्ट्रॉयड, वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में अगर हम ये देखें तो एक्सटर्नली फर्टिलाइज्ड ऑर्गेनिज्म or babies more vulnerable and threatened to the predators। माने जो वह निषेचन के द्वारा ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं, संतान पैदा होते हैं या उनके बच्चे जो विकसित होते हैं, ये सभी बहुत ही संकटग्रस्त होते हैं, वल्नरेबल होते हैं और शिकारियों के गिरफ्त में होते हैं। शिकारी उनका भक्षण कब कर जाएगा ये निश्चित नहीं होता और ये काफी भयावह की स्थिति बनी होती है। अगर हम दूसरा केस अगर देखें इंटरनल फर्टिलाइजेशन का, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में मेल गैमीट्स आर डिलीवर्ड inside the body by the male at the time of copulation, and fertilization takes place within the body. It means male and female gametes, sperm and ovum are fused in the body, and the formation of zygote takes place in the body. This is known as internal fertilization. In the higher plants, male gamete, that is sperm, are carried out by the pollen tube within the ovule. After that, sperm fused with egg and form zygote. अगर हम हायर प्लांट्स में देखें तो जो स्पर्म होते हैं वो पॉलन ट्यूब के द्वारा जो है वह पहुंचाए जाते हैं बीजांड के अंदर अंड कोशिका तक, और ये अंड कोशिका से मिलकर के ये अपना निषेचन कंप्लीट करते हैं। इस प्रकार ये फर्टिलाइजेशन की घटना है। दूसरी घटना इसके बाद आती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन की घटना, जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तीसरी घटना कहेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन की घटना अर्थात निषेचन के बाद की घटना। निषेचन की बाद की घटना में हम ये जानते हैं कि जाइगोट इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो जाइगोट अगर बन गया तो निश्चित रूप से जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे होगा, ये जाइगोट डेवलप्स कहाँ करेगा, कैसे करेगा, तो इस बारे में हमें ये जानना है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट शरीर से बाहर पानी में बनता है और फिर वहाँ वो डेवलप करके संतान बनता है। मेढक के केस में भी आपने देखा होगा, जाइगोट डेवलप्स करके जब अपना पूर्ण वयस्क मेढक बनता है तो उसके बीच में विभिन्न अवस्थाएं पार करता है,
जिन्हें हम मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण कहते हैं, उनके रूप जो है बदलते जाते हैं और वो नए नए रूप में ये बनते जाते हैं और अंत में वो वयस्क मेढक बन जाता है। लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जहाँ जाइगोट शरीर के अंदर बनता है, उसमें विभिन्न प्रकार के अवस्थाएं आती हैं। देखिए, एक चीज़ ये भी जानना जरूरी है कि जाइगोट, जैसा कि मैंने बताया था गैमीट फॉर्मेशन इसके पहले वाली घटना में, कि अगर हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो माइटोसिस के द्वारा गैमीट बनता है, अगर डिप्लॉइड है तो मियोसिस के द्वारा गैमीट बनता है, लेकिन गैमीट हमेशा हेप्लॉइड ही होता है। और ये गैमीट जब बनते हैं तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में तो जब जाइगोट बन जाता है तो फिर जाइगोट के डेवलपमेंट में हमेशा जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस होता है और पूरी बॉडी जो है डेवलप होती है। लेकिन हेप्लॉइड के केस में जब जाइगोट बनता है तो निश्चित है कि उस जाइगोट में पुनः मियासिस हो, क्योंकि हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बिना मियासिस के संभव नहीं है। इसलिए जाइगोट में हमेशा मियासिस होता है हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में। तो जब मियासिस होती है तो हेप्लॉइड स्पोर बनते हैं, उनकी प्लॉइडी हेप्लॉइड होती है और स्पोर बनते हैं। फिर ये स्पोर डेवलप्स होकर के फिर ये अपना जो जीवन है वो डेवलप करते हैं और प्रत्येक स्पोर अपना हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनता है और वो फिर विकसित होता है। हम हायर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे कि जाइगोट से प्रोजनी बनना, ये एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। इन द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट डिवाइड्स and differentiates and develop into a baby. This type of development is known as embryogenesis. In the case of embryogenesis, at first cells divides mitotically and increase in number. After that, cells are categorized and form organs, टिश्यू, ऑर्गन्स। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब जाइगोट जब डेवलप्स होता है तो उसमें माइटोटिक डिवीजन होते हैं, सेल्स की संख्या बढ़ती है। लेकिन सेल संख्या बढ़ने के बाद ये सभी सेल्स कैटेगराइज हो जाते हैं, ये भिन्न भिन्न प्रकार के टिश्यूज़ बन जाते हैं और विभिन्न प्रकार के टिश्यूज़ फिर अपने अपने अंगों का वो निर्माण करते हैं, आर्गन बनते हैं, आर्गन सिस्टम बनते हैं, फिर वो एक बेबी बनता है। हम ये कह लें कि ये जो एम्ब्रियोजेनेसिस की घटना होती है, इस घटना से जुड़ी हुई दो अन्य टर्मिनोलॉजी आते हैं, ओविपेरस एंड विविपेरस। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ओविपेरस होते हैं। इसका मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना शरीर के अंदर और ये
जाइगोट जिनको हम ओवम कहते हैं, फर्टिलाइज्ड एग हैं। ये अपने चारों तरफ कैल्शियम के कवच स्रावित कर लेते हैं और काफ़ी ये रेजिस्टेंट बन जाते हैं प्रतिकूल परिस्थिति के। और ऐसे ओवम, ऐसे फर्टिलाइज्ड एग ऑर्गेनिज्म डिलीवर्ड कर देता है अपने सुरक्षित स्थान पर, और सुरक्षित स्थान पर इनको इंक्यूबेट करता है बर्ड्स में, या फिर ये जो फर्टिलाइज्ड एग हैं इनके अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस घटना चलती है और फिर कुछ समय पश्चात ए बेबी हैच आउट फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग, और दिस प्रोसेस इज नोन एज ओविपेरस। तो फर्टिलाइज्ड एग जो डिलीवर करते हैं उन्हें ओविपेरस कहते हैं। इन द लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक amphibians like frog delivered unfertilized egg, and male delivered male gamete. There fertilization takes place and fertilized egg or zygote form in the water. वो एक अलग प्रकरण है, लेकिन फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो और वो फर्टिलाइज्ड एग को अगर डिलीवर करते हैं और उनसे कुछ दिन बाद इंक्यूबेशन के बाद यदि उनसे एक बेबी हैच आउट होता है, बाहर निकलता है, बच्चा एक बाहर आ जाता है, तो इसे हम कहते हैं ओविपेरस। इन द केस ऑफ बेबीपेरस इज अनदर फैक्टर। इन द बेबीपेरस zygote develops, embryogenesis takes place within the zygote under the body, within the body। वो जाइगोट जो है वह बॉडी के अंदर जो है निषेचित होता है, डेवलप्स होता है, उसमें सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन बॉडी के अंदर होते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, और वह जाइगोट डेवलप होकर के उनमें कैल्शियम का जमाव नहीं होता। जो भी परस होते हैं वो कैल्शियम के कवच का स्राव करते हैं और वो काफ़ी, ये कह लीजिए कि रेजिस्टेंस पावर डेवलप करने के लिए। लेकिन जो बीबीपेरस होते हैं उनके जाइगोट पर कैलकेरियस कवच या कवरिंग नहीं होती और वो माइटोटिकली डिवाइड होकर के डिफरेंशिएट होते हैं, विभिन्न आर्गन बनाते हैं, और फिर ये प्रॉपर डेवलपमेंट के बाद जो फीमेल है वो डिलीवर्ड करती है न्यू स्प्रिंग, न्यू यंग वंस, और एक बच्चे के रूप में वो जन्म लेता है जिसे हम उन्हें बीबीपेरस कहते हैं। इन द केस ऑफ हायर प्लांट्स, आफ्टर फर्टिलाइजेशन within the ovule, egg becomes zygote, ovule becomes seed, and ovary becomes develops into fruit. Fruit wall is differentiated into three layers: epicarp, mesocarp, and endocarp. And fruit wall is also known as pericarp, which is differentiated into epicarp, mesocarp, and endocarp. इस प्रकार से अगर हम ये कह दें कि ये जो अंडाशय है उसकी जो भित्ति है वह फल की भित्ति में बदल जाता है, जिसे हम फल भित्ति कहते हैं। उसमें 3 परतें होती हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। कुछ में ये तीनों खाए जाते हैं, कुछ में कोई नहीं खाया जाता, कुछ में मिडिल खाए जाते हैं, कुछ में ये अंता नहीं खाया जाता। इस प्रकार से अगर हम ये देखें तो ये जो फल है उसके अंदर जो सीड है ये फिर अनुकूल कंडीशन में ये ग्रो करते हैं
और ग्रो करके फिर ये डेवलप्स करते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सेकेंड और थर्ड इवेंट्स है, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को मैंने समझाया। इसको 1 या 2 बार आप वीडियो खोल करके सुने और सुन करके फिर उसको आप किताब पढ़ें, फिर ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।